हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज रासायनिक गणनाएं की सेकंड क्लास है। इसके पहले ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना चुका हूं रासायनिक गणनाएं से। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में उसका वीडियो या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आयन का तुल्यांकी भार बराबर होता है आयन का सूत्रभार बटे आयन की संयोजकता। आयन का तुल्यांकी भार बराबर होता है आयन का सूत्रभार बटे आयन की संयोजकता। इस पे पहले फार्मूले पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, PO4 पर -3 आयन PO4 पर -3 का तुल्यांकी भार बताइए। तो क्या करना है, आयन का सूत्रभार। तो सबसे पहले PO4 का सूत्रभार आपको निकालना है। PO4 का सूत्रभार आपको निकालना है। तो पोटेशियम का आपका 15 होता है परमाणु क्रमांक, लेकिन जो इसका परमाणु भार होता है या कह सकते हैं सूत्रभार होता है वह होता है आपका 31 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। 4 भाग लिया गया है तो 64। अब जोड़ लीजिए तो 4 1 5 और 6 3 9, यानी कि आपने निकाल लिया आयन का सूत्रभार 95। तो आयन का सूत्रभार आ गया 95। और आयन की संयोजकता कितनी है, -3। तो आयन की संयोजकता कितना रखेंगे, 3। जो आयन की संयोजकता है, अगर यहाँ पर -3 है तो 3 लेंगे, अगर -2 रहता तो 2 लेते, अगर -1 रहता तो 1 लेते, और -4 रहता तो 4। यानी यहाँ पर जितनी संख्या में आयन दिया रहेगा वो हम रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9 3 एकम 3 बचे 2 0 3 6 18, यानी 31.6 आपका PO4 पे पावर -3 का तुल्यांकी भार हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं मूलक का तुल्यांकी भार। जो मूलक का तुल्यांकी भार होता है वह आपका होता है मूलक का सूत्रभार बटे मूलक की संयोजकता। मूलक का जो तुल्यांकी भार होता है मूलक का सूत्रभार बटे मूलक की संयोजकता। ओके, देखिए आयन और मूलक तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब थर्ड फार्मूले की हम बात करते हैं, लवण का तुल्यांकी भार। लवण का जो तुल्यांकी भार होता है, लवण का सूत्रभार बटे लवण में धन संयोजकताओं की संख्या। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यदि पूछता है लवण का तुल्यांकी भार, तो लवण का सूत्रभार बटे लवण में धन संयोजकताओं की संख्या। केवल आपको धन संयोजकताओं की संख्या लेना है, ऋण संयोजकताओं की संख्या नहीं लेना है, यानी केवल धन संयोजकताओं की संख्या का योग लेना है। जैसे बोल दिया जाए कि Na2CO3 का लवण Na2CO3 का तुल्यांकी भार बताइए। लवण Na2CO3 का तुल्यांकी भार बताइए। तो सबसे पहले क्या करना है, लवण का सूत्रभार। तो Na2CO3 का आप सूत्रभार निकालिए। तो सोडियम का होता है आपका 23, लेकिन लिया गया है 2 भाग, तो 23 दूना 46 प्लस कार्बन का कितना होता है 12, तो 12 ले लेंगे। ऑक्सीजन का होता है 16, 3 भाग लिया गया तो 48। अब जोड़ लीजिए तीनों, 8 2 10 6 16 को 6 हासिल बचे 1, 8 2 10 6 16 को 6 हासिल बचे 1, 4 1 5 4 9 और 1 10, यानी कि आपका जो Na2CO3 का सूत्रभार आ गया 106। अब हमको चाहिए लवण में धन संयोजकताओं की संख्या। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो Na2 पर प्लस का 2 आएगा और जो CO3 आएगा इस पर -2। ओके, क्योंकि सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम जो आपका होता है इसका 11 होता है परमाणु क्रमांक। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 और 1 होता है। तो इससे पता चलता है कि बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन पर्याप्त होता है, जो कि धन के रूप में होता है। ओके, ए अपनी संयोजकता तो यहीं तक पूरा कर लिया, जो 1 इलेक्ट्रॉन है पर्याप्त है, यानी धन के रूप में है। तो इस तरीके से 1 सोडियम का यदि +1 लेते हैं तो 2 सोडियम का +2 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा
कि कैसे लवण में धन संयोजकताओं का योग लेना है, तो केवल 2 है तो प्लस का 2 ले लेना है। तो अब निकाल लीजिए, तो तुल्यांकी भार बराबर लवण का सूत्रभार कितना है 106 बटे लवण में धन संयोजकताओं के योग। तो लवण में धन संयोजकताओं की संख्या कितनी है 2, लवण में धन संयोजकताओं का योग कितना है 2, तो यहाँ 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 2 × 10 2 × 6, यानी कि आपके Na2CO3 का जो तुल्यांकी भार हो जाएगा 53। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है आयन का तुल्यांकी भार और लवण का तुल्यांकी भार। अब नेक्स्ट देखते हैं तुल्यांकी भार ज्ञात करने की विधियां। तुल्यांकी भार ज्ञात करने की विधियां यानी मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग इक्विवेलेंट वेट। तुल्यांकी भार ज्ञात करने की विधियां में पहला विधि आता है हाइड्रोजन विस्थापन विधि। हाइड्रोजन विस्थापन विधि में उन धातुओं का तुल्यांकी भार ज्ञात किया जाता है जो अम्लों अथवा क्षारों के तन घोलों से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। हाइड्रोजन विस्थापन विधि में उन धातुओं का तुल्यांकी भार ज्ञात किया जाता है जो अम्लों अथवा क्षारों के तन घोलों से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। ओके, तो होता है आपका धातु का तुल्यांकी भार बराबर धातु का भार गुणे 1.008 बटे एनटीपी पर विस्थापित हाइड्रोजन का आयतन, या यह कह सकते हैं धातु का भार गुणे 1.008 बटे एनटीपी पर विस्थापित हाइड्रोजन का द्रव्यमान। तो चाहे आप इस फार्मूले को माइंड में सेट रखिए या याद रखिए, चाहे इसको, दोनों सेम ही है, इसको आप याद कर सकते हैं। धातु का तुल्यांकी भार बराबर धातु का भार गुणे 1.008 बटा एनटीपी पर विस्थापित हाइड्रोजन का आयतन। तो बात यहाँ पर यह आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन विस्थापन विधि से तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए उन धातुओं में उपयोग होता है जो अम्लों अथवा क्षारों के तन घोलों से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। जैसे आपका हो जाता है मैग्नीशियम, हो जाता है जिंक, हो जाता है, तो इनके तन घोलों से हाइड्रोजन को ये सब विस्थापित कर देते हैं। तो इस तरीके से जो भी अम्ल अथवा क्षार तन घोलों से हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे उसके लिए हम हाइड्रोजन विस्थापन विधि का उपयोग करते हैं। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हाइड्रोजन विस्थापन विधि पर, तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। इन सारे पर या कह सकते हैं जो रासायनिक गणनाएं चैप्टर है, इससे आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन जो भी आएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे थ्योरी नहीं पूछा जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन आपका है कि 0.45 ग्राम धातु को किसी अम्ल के आधिक्य में डालने पर एनटीपी पर 400 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। धातु का तुल्यांकी भार है ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12.6, ऑप्शन सी 28 और ऑप्शन डी 53। तो सबसे पहले आपको तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है या विस्थापित होती है या प्रतिस्थापित होती है, बात सेम ही है। यदि हाइड्रोजन गैस निकलती है तो उसको आप विस्थापित है बोल सकते हैं, प्रतिस्थापित है बोल सकते हैं, मुक्त होती है बोल सकते हैं, उत्पन्न हो सकती है। तो किसी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको निकालना है तुल्यांकी भार। तो धातु का तुल्यांकी भार बराबर होता है धातु का भार। तो धातु का भार इसमें 0.45 ग्राम धातु, यानी धातु का भार आपको 0.45 दे दिया गुणे 1.008, तो 1.008 बटे एनटीपी पर विस्थापित हाइड्रोजन का आयतन गुणे होता है 0.409 होता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। धातु का जो तुल्यांकी भार होता है धातु का भार गुणे 1.008 बटे एनटीपी पर विस्थापित हाइड्रोजन का आयतन गुणे 0.409 होता है। ओके, तो अब आपको एनटीपी पर विस्थापित हाइड्रोजन का आयतन कितना दिया है? एनटीपी पर विस्थापित हाइड्रोजन का आयतन 400 सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो 400 यहाँ पर हो जाएगा। चाहे एनटीपी पर
हाइड्रोजन गैस उत्पन्न बोले, विस्थापित बोले, प्रतिस्थापित बोले या मुक्त बोले, सबका मतलब यही है कि हाइड्रोजन विस्थापित हो रही है। गुणे आपका हो जाएगा 0.1234009। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा 12.6, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा, तो इस तरीके से आपको मेथड मैंने बता दिया किस तरीके से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं तुल्यांकी भार ज्ञात करने की दूसरी विधि आपका है ऑक्साइड विधि यानी ऑक्साइड मेथड। तो समझ लीजिए ऑक्साइड विधि क्या होता है। ऑक्साइड विधि में उन धातुओं अथवा अधातुओं का तुल्यांकी भार ज्ञात किया जाता है जो वायु में गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाते हैं। ऑक्साइड विधि में तुल्यांकी भार उन धातुओं व अधातुओं का ज्ञात किया जाता है जो वायु में गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाते हैं। इसका फार्मूला होता है तुल्यांकी भार बराबर धातु का भार गुणे 8 बट्टे प्रयुक्त ऑक्सीजन का द्रव्यमान। ये आपको फार्मूले को माइंड में सेट करना है कि तुल्यांकी भार बराबर धातु का भार गुणे 8 बट्टे प्रयुक्त ऑक्सीजन का द्रव्यमान। इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल आपका इस प्रकार से है कि 1.02 ग्राम धातु के उपचयन यानी ऑक्सीकरण से 1.50 ग्राम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। धातु का तुल्यांकी भार के बताइए। आपको धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपका होता है तुल्यांकी भार बराबर धातु का भार गुणे 8 बटे प्रयुक्त ऑक्सीजन का भार। तो इसमें जो धातु का भार दे दिया है आपको 1.02 ग्राम धातु और गुणे 8। अब बात आती है प्रयुक्त ऑक्सीजन का भार। तो प्रयुक्त ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालने के लिए ऑक्साइड के भार में से आपको धातु का भार निकालना पड़ेगा। प्रयुक्त ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालने के लिए आपको ऑक्साइड के भार में से धातु के भार को घटाना पड़ेगा। तो आपका जो ऑक्साइड का भार है 1.50 और जो आपका धातु का भार है 1.02, जब इनको आप घटाएंगे तो 0.48 आपका आ जाएगा। तो हो जाएगा आपका 0.48। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो नीचे 2 अंक पे दशमलव है, ऊपर भी 2 अंक पे दशमलव। 102 गुणे 8 बट्टे 48, 8 छक 48 और 17 छक्का 102, यानी आपका जो तुल्यांकी भार आ गया 17। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, तुल्यांकी भार निकालना है तो धातु का भार 1.02 दिया गुणे 8। प्रयुक्त ऑक्सीजन का भार निकालने के लिए मैंने ऑक्साइड के भार में से धातु के भार को घटा दिया, तो हमारा प्रयुक्त ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकल गया 0.48। फिर उसको मैंने सॉल्व कर दिया तो मेरा 17 आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको मैंने बताया आयन का तुल्यांकी भार, मूलक का तुल्यांकी भार और तुल्यांकी भार ज्ञात करने की 2 विधियां, हाइड्रोजन विस्थापन विधि और ऑक्साइड विधि। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए और अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी डेली बेसिस पे आने वाली मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।